नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूसी इंजीनियर एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे टीएचडीसी और एनएचपीसी दोनों को इसको टच करते हुए एग्ज़ाम को ये बनाया गया है। बेसिकली हम टीएचडीसी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो टीएचडीसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि रिसेंटली में एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा सुनाई में आ रहा है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी करें और प्रैक्टिस सेट ये लगाते रहिए, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस जब पेपर आप दे के आओगे तब पता चलेगी, पहले पता नहीं चलेगी। कई स्टूडेंट कहते हैं कि यूथ से ले रहे हैं क्वेश्चन, देखिए और प्लेटफॉर्म को देखिए, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यानी कि फ़ोटो नहीं लेते हैं, वो टाइपिंग करके करते हैं, तो बात वही पड़ती है। बेसिकली मैंने क्या करा कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ मैं, जो हमारे पास आ सकते हैं एग्ज़ाम पे और आए हुए हैं टीएचडीसी में, जो हमारे पास 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था टीएचडीसी के लिए, ठीक है। बेसिकली उसमें फोकस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम। और ड्राफ्टमैन के लिए भी हम बात कर लें, ड्राफ्टमैन के लिए बीएमसी स्टार्ट कर दूँगा जैसे ये दीपावली आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। टीएचडीसी जल्दी पेपर करा देगा, इसलिए अभी टीएचडीसी में ज़्यादा फोकस हो रहा है। ड्राफ्टमैन के बीएमसी भी स्टार्ट होगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो बोल रहा है, विच वन इन द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पोसेस प्लास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिसिटी इसमें नहीं है। जिसमें प्लास्टिसिटी यानी कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, क्ले होती है, ठीक है। जिसमें क्ले की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी क्ले मतलब क्या होता है, कोहेजन, कोहेजन, ठीक है, कोहेजन। तो इसमें क्या कौन सी बेंटोनाइट होती है, क्ले मिनरल्स, तीन तरह के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, क्ले मिनरल्स तीन तरह के पाए जाते हैं, बेंटोनाइट, कैल्विनाइट और इलाइट, हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अब देख लेते हैं हम इसमें कौन सी हमारे पास प्लास्टिसिटी नहीं है। बेंटोनाइट में होती है प्लास्टिसिटी, ठीक है, कैल्विनाइट में होती है प्लास्टिसिटी और क्ले में तो होगी। यानी कि रॉक में, रॉक फ्लोर यानी कि पिसे हुए पत्थर, जो ग्रेवल और प्लास्टिसिटी किसमें नहीं होती है, प्लास्टिसिटी मतलब क्ले, क्ले मतलब कोहेजन, ठीक है। किसमें नहीं होती है, नहीं होती है प्लास्टिसिटी, नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, ग्रेवल प्लस सैंड में हमें कभी भी प्लास्टिसिटी नहीं देखने को मिलती है। तो इसका रॉक फ्लोर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल गिवन एज 45% एंड 25% द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये अभी रिसेंटली देखा गया है किसमें, टीएचडीसी में देखा गया है। बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। क्यों हम टीएचडीसी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख को एग्जाम होता है, ऐसे ही पेपर बन सकता है और बाय चांस आपके पेपर रिपीट होते हैं, क्योंकि कितनों बच्चों के हमारे पास खुले नहीं वहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन, तो वो रिपीट भी हो सकते हैं, वही पेपर बन सकता है, क्योंकि उनका टाइम कम है, ज्वाइनिंग आपको देनी है। तो ये सीरीज आपके पास कितनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमें लिक्विड लिमिट दी है 45%, प्लास्टिक लिमिट दी है 22%। तो हमें क्या बताना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बनाना है, यानी कि आईपी बताना है। आईपी का फॉर्मूला क्या होता है, आईपी बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, आईपी बराबर क्या होता है, डब्लू डब्लू एल माइनस डब्लू बी, ओके, डब्लू एल माइनस डब्लू पी होता है। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे, यानी कि 0.45 माइनस 0.22, आप इसको रखोगे तो इसको माइनस करके 0.23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If the plasticity index of soil mass is 0, the soil is, तो जहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 हो जाती है वहाँ पे सॉइल कैसी होती है, बिहेवियर सैंड की तरह बिहेवियर करती है। अब एक अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी बराबर 0 हो गई तो ये सैंड होती है। अगर 0 से 17 हो गई, ये लो प्लास्टिसिटी कहलाती है, लो प्लास्टिसिटी। अगर 0 से अगर 7 हो गई तो हमारे पास ये कहलाती है लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिसिटी। और 7 से 17 हो गई तो ये कहलाती है मीडियम प्लास्टिसिटी। वहीं बात कर लें, अगर 17 से ज़्यादा हो गई तो हाई प्लास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, हाई प्लास्टिसिटी कहलाती है, ओके, हाई प्लास्टिसिटी ये कहलाती है।
तो इसका करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। विच ऑफ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो। तो वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो इनमें से किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स या प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये लिक्विड इंडेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? वाटर प्लास्टिसिटी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, लिक्विड है। लिक्विड इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स मतलब क्या होता है? द्रव का बहना। क्या होता है? द्रव का बहना। ठीक है, उसे हम लिक्विड इंडेक्स बोला जाता है। ओके, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर बी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू, लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला पूछा है, ये आ सकता है अभी टीएचडीसी में आने के चांसेस हैं। तो लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आई पी, इसका लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, क्या होता है? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आई पी इंटू 100 हो जाता है। अगर बात कर लें लिक्विड लिमिट, लिक्विड इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक टेबल बन जाती है इसकी। ठीक है, अगर लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड इंडेक्स, इसको आई एल से दिखा रहा हूँ मैं। ओके, अगर 0 होती है, ठीक है, ये हमारे पास कैसी होती है? सॉलिड बन जाती है। अगर लिक्विड लिमिट 1 होती है तो कैसी बन जाती है? प्लास्टिक स्टेट में बन जाती है। अगर लिक्विड लिमिट 1 से ज़्यादा हो जाती है तो कैसी हो जाती है? कंसिस्टेंसी में हो जाती है। ओके, अब बोला है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, उसे श्रिंकेज लिमिट बोला जाता है। इसकी टेबल बना लेते हैं हम। इसकी टेबल है, इसको कुछ अलग अलग उसमें डाल दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड होता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड हो जाता है, यहाँ पे प्लास्टिसिटी हो गई, यहाँ पे लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तक हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर तक वो जो वाटर का मॉइस्चर वाटर है, यहाँ पर तक हमारे पास कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? श्रिंकेज लिमिट इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, जिसको सेमी सॉलिड भी बोला जाता है। वो ठोस अवस्था में रहती है। ओके, अब प्लास्टिक, अब अलग अलग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्लास्टिक लिमिट की बात कर क्या कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 3 mm का, 3 mm का धागा बनाने पर, तब तक हम क्या करते हैं, धागा बनाते हैं 3 mm का, वो तब तक बनाते रहते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए। ठीक है, तब तक हम वो धागे को बनाते रहते हैं। 3 mm तक धागा बनाने पर धागा बनते बनते टूटने लगता है, तो उसे हम प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। अभी ये रिसेंटली में पूछा गया है टीएचडीसी में। ठीक है, अब बात कर लें लिक्विड लिमिट की। लिक्विड लिमिट क्या है? जहाँ पे मृदा बहने का गुण रखती है, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, सॉइल क्या होती है, जो सॉइल होती है, लिक्विड आ गया तो सॉइल जो होगी बहने का गुण होता है, इसमें बह सकती है सॉइल पानी के साथ। ओके, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड, अभी बताया था आपको, जहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल। सॉइल इज कॉल्ड एज एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी की में एक्टिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्टिविटी में एक्टिव पूछ रहा है। तो इसका जो, अब हम इसके टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास टेबल 0.75, 0.75 से 1.25 और 1.25 से इज ग्रेटर देन हो जाती है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, यदि
पहले टेबल बना लेते हैं। एक 0.75 से कम होती है, 0.75 से 1.25 और 1.25 से ज़्यादा की वैल्यू ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास, इसको बोला जाता है 0.7 से लो एक्टिविटी बोली जाती है। ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे नॉर्मल एक्टिव या एक्टिव होती है। नॉर्मल एक्टिव या फिर एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, हाई एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक्टिव भी बोल सकते हैं उसको, हाई एक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, लो एक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगा और हाई एक्टिविटी 1.25 से जब ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो सी बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1.4 से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसकी रेंज में आएगा 0.75 से 1.25 से रेंज में यहाँ पे आएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिव। अभी बताया था आपसे बात, एक्टिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है इस बार। इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी, अभी आपको बताया था मैंने, कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर 1 हो गया तो कैसी हो जाएगी, तो हो जाएगी अगर प्लास्टिक लिमिट। अब कंसिस्टेंसी आई सी बराबर क्या होता है, लिक्विड लिमिट का उल्टा हो जाता है। अगर 0 है तो ये कैसे हो जाएगी, लिक्विड लिमिट की तरफ बिहेवियर करेगी। अगर वही बात कर लें 1 बन जाता है तो प्लास्टिक लिमिट की तरफ बिहेवियर करती है सॉइल। अगर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो वो होती है श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट हो जाता है। इसको यहाँ पे नोट कर लेना, आ सकता है इस बार पेपर में। कंसिस्टेंसी एस अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज इंडिकेटेड ऑफ। अब कंसिस्टेंसी हमें क्या बताती है, कंसिस्टेंसी होना भैया शेयर स्ट्रेंथ को बताता है। यानी कंसिस्टेंसी होना यानी कि कोहेसिव बोल रहा है। ठीक है, कोहेसिव क्या होता है, क्ले आपने पढ़ा होगा शेयर स्ट्रेंथ में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर तो दे सकते हो। और एक आपको बताना भूल गया था, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, आई सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, WL माइनस डब्ल्यू अपॉन IP, ये फॉर्मूला हो जाता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है। देखिए फॉर्मूले रिवीजन करके जाना, और जो मैंने जैसे बताया था आपसे लास्ट में, टेक्निकल मत पढ़ना, वैसे ही हमारे पास हुआ है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव इंडेक्स फॉर अ रिमोल्ड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट, जिसकी लिक्विड 50% होती है। अब ये देख सकते हैं हमारे पास यूपी जल निगम में 2016 में पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कंप्रेसिव इंडेक्स में रिमोल्ड का क्या होता है, रिमोल्ड का फॉर्मूला होता है 0.007 WL माइनस 10। ठीक है, 7 मत करना क्योंकि कई बुकों में 7 भी लिखा है, 7 मत करना, गलत हो जाएगा। 0.00 जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो 7 नहीं लिखा जाता है। 50 माइनस लिक्विड लिमिट दी है हमें 50, 10 कितनी होगी 40। तो इसका जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर वो बन जाता है 0.28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्लो इंडेक्स इन सॉइल इंडिकेट ऑफ, जो फ्लो इंडेक्स होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो फ्लो इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम कुछ पहले। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं फ्लो इंडेक्स की, टेबल बना लेते हैं एक। ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, वाटर कंटेन यहाँ पे होता है इसका, और नंबर ऑफ ब्लोस बनाया जाता है वो भी लॉग स्केल के लिए। ये फ्लो कर्व हो गया, कैसा कर्व हो गया, फ्लो कर्व हो गया। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लो इंडेक्स का, फॉर्मूला क्या बन जाता है, W2 माइनस WN अपॉन लॉग N1 अपॉन N2। अब W2 और W1 के मैंने बताया था वाटर कंटेन हो गया, N1 और N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्लोस हो चुके हैं। ओके, और ये हमारे पास बता देते हैं नंबर ऑफ ब्लोस कितने होते हैं, 25 लिए जाते हैं। कितने, 25। जो जो इंपॉर्टेंट है बताते रह रहा हूँ, उनको नोट करते रहिए। ठीक है, तो इसका, तो यहाँ पे देखेंगे आप फ्लो इंडेक्स क्या इंडिकेट करती है, वो करती है हमारे पास कितनी उसकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएशन विथ वाटर कंटेंट को दिखाती है, वाटर कंटेंट को ही हमारे पास दिखाती है। अभी मैंने आपको दिखाया
टेबल में वाटर कंटेंट यहाँ पे होता है, नंबर ऑफ ब्लोस यहाँ पे होते हैं, तो वाटर कंटेंट को दिखा दिया। आप ऐसे भी लगा सकते हो आंसर, वाटर औरों में वाटर कंटेंट नहीं होगा। देखिए फिर बात कर लें, द यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ सॉइल विद यूजुअल नोटेशन इज डिफाइंड एट, से तो बच्चा बच्चा बता देगा, सी यू इज इक्वल टू D60/D10, इसका D60/D10 आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी सी सी की वैल्यू भी पूछ लेता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10, ठीक है। अब बात कर लें एक और, हमारे पास सी यू अगर 4 से छोटा है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेवल, वेल ग्रेवल, और अगर 6 से बड़ा है तो इसको सैंड बोला जाता है, ठीक है। इसको ग्रेवल, 4 से बड़ा, और इसे सैंड बोला जाता है। वहीं सीसी की बात कर लें, 1 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिल्टी सैंड, क्या बोला, सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय। अब सिल्टी सैंड जब भी हम इसको लिखते हैं ना गाइस, पढ़ते हैं हम सीधा, लिखते हैं उल्टा, यानी कि सैंड को हम लिख देंगे एस, पहला वाला आ जाएगा, पढ़ते हैं सीधा, लिखते हैं उल्टा। सिल्टी को हम लिखते हैं, इसका कोड होता है एम होता है, ठीक है। सिल्टी का कोड एम हो गया, अब उल्टा लिख दिया, यानी कि ये चीज़ यहाँ चले गई, ये चीज़ यहाँ चली गई, आड़ा गुणा हो गया, पढ़ा होगा आपने तिरछा गुणा, ठीक है, बचपन में। अब हम बात करें ग्रेवल को क्या बोलते हैं, जी बोला जाता है। वहीं बात कर लें, क्ले को सी बोला जाता है, सैंड को एस बोला जाता है, और सिल्टी को क्या बोला जाता है, एम बोला जाता है। अब यहाँ पे पेपर में देखिए, एई में 2007 में, एई और 2012 में पूछा गया है ये उत्तराखंड में, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। अभी रिसेंटली एसएससी में भी पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ 18 ग्रुप्स, कितने, 18 ग्रुप्स लिए जाते हैं। आईएस क्लासिफिकेशन के थ्रू 18 ग्रुप्स लिए जाते हैं। इसकी कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं हम। तो आईएएस जब भी पूछा ना, इंडियन स्टैंडर्ड 18 ग्रुप लेता है। वहीं बात कर लें अगर यूएससीएस मतलब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कितने ग्रुप लेता है, ये 15 ग्रुप, कितने, 15 ग्रुप लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास बन जाता है, 15 ग्रुप कौन सा, यूएससी लेता है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आईएस 18 लेता है, ठीक है। The property of soil which permit water in percolate। अब परकुलेट तो आपको पता होगा किस में होगा, परमेबिलिटी में होगा, और किस में होगा, कैपिलरी नहीं, कंसोल्टेशन मतलब पानी का निकलना होता है। परमिलिटी परकुलेट करता है जब वाटर उसी के थ्रो, तो परमिलिटी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास परमिलिटी किस में डिपेंड करता है, डार्सी लॉ पे डिपेंड करता है, जो एक कैसी मेथड है, लेमिनार मेथड को फॉलो करती है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल परमिट द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट इंटर कनेक्टिंग वॉइड, तो अभी बताता, सीपेज, सीपेज बोल रहे हो तो यानी कि परमेबिलिटी, कैपिलरी आपको, कंसोलिडेशन, पोरोसिटी सब पता है आपको, ठीक है। सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट, सीपेज प्रेशर किस में एक्ट करती है, सीपेज प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट फ्लो, यानी कि जहाँ पे फ्लो हो रहा है उसके अपोज, यहाँ से फ्लो पानी यहाँ को हो रहा है, तो इसकी सीपेज प्रेशर ऐसे लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में लगेगा सीपेज। क्यों, यहाँ पे हमारे पास फ्लो हो रहा है, तभी तो पानी का फ्लो हो रहा है, तो सीपेज प्रेशर प्रेशर देगा तभी तो फ्लो होगा, आगे को बढ़ेगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पाइपिंग इन सॉइल अकर, पाइपिंग क्या होती है, क्विक सैंड कंडीशन, इसके अलग अलग नाम है, क्विक सैंड कंडीशन कोई पाइपिंग बोला जाता है, यानी कि इफेक्टिव प्रेशर बिकम 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं करा, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, अगले मंथ एग्जाम है आपका टीएचडीसी का, ठीक है गाइज।
और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। इस सीरीज़ को ज़रूर आप देखना, छोड़ना बिल्कुल ही मत, ठीक है, जिसने भी सिलेक्शन लेना है। ओके, फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉफर डैम इज नॉट प्रिफर्ड बाय। कॉफर डैम हम यहाँ पे कहाँ पे नहीं करते हैं, ब्रेस्ड टाइम में हम लगाते हैं कॉफर डैम। कॉफर डैम क्या होता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो हम क्या करते हैं ब्रिज फाउंडेशन में हम यूज़ कर जाते हैं, यानी कि जो समुद्र में हम कॉफर डैम लगाते हैं पानी को रोकने के लिए, ठीक है, उसी को कॉफर डैम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉलम खड़ा करने के लिए समुद्र के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेस्ड में हमारे पास कॉफर डैम को प्रिफर्ड किया जाता है, सेलुलर टाइप में भी किया जाता है, डबल वॉल टाइप में भी, मगर कैंटिलीवर सीट पाइल, कैंटिलीवर बहुत कमज़ोर पाइल होती है, इसलिए हम कैंटिलीवर सीट पाइल में कभी नहीं यूज़ करा जाता है इसे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो इन सॉइल सैंपल एंड द जी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, कल ही बताया था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी बराबर G-1 प्लस ई। तो G-1 प्लस ई एक ई करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस परमिलिटी इज, परमिलिटी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, के बराबर, ठीक है, क्या होता है, सी डी स्क्वायर गामा डब्लू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। अब हमारे पास देखते हैं विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है परमिलिटी, ये परमिबिलिटी है, विस्कोसिटी का है, यानी कि विस्कोसिटी ये हो गई म्यू, कर रही है यूनिट वेट ओनली, ओनली यूनिट वेट में भी कर रही है, यूनिट वेट हमारे पास गामा हो गई, बोथ इसका करेक्ट, विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट दोनों में करेगी काम। इन is defined as rate of change of void ratio with pressure, rate of change of void ratio यानी कि E अपॉन डेल्टा P। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है, यानी कि ए भी बोला जाता है। कंप्रेसिबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड से, हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नाइदर लोड एरिया ऑफ एप्लीकेबल। तो वेस्टरगार्ड हमारे पास ये टीएचडीसी में पूछा गया था। तो मैंने अभी एक वीडियो बना रखी, उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जरूर देख ले। उत्तराखंड एई में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो टीएचडीसी में अभी मैंने बताया था आपके पास एक वीडियो दे रखी, उस वीडियो को देख लो कहाँ से एग्जाम बनेगा, ठीक है, उसमें बता रखा कब एग्जाम होगा करके, वहाँ से कैसे प्रिपरेशन आपने करनी है वहाँ पे मैंने बता रखा। तो ये टीएचडीसी में पूछा गया था, मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज, तो अभी हमारे पास रिसेंटली में जिसने भी एग्जाम दिया, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टीएचडीसी में भी पूछा गया है, ठीक है, और कहाँ पूछा गया, एसएससी कई एग्जाम में पूछा गया होगा है। ओके, तो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि यूथ लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि यूथ बुक तो हमारे पास भी, हम भी लगा सकते हैं, बट आप इतनी ज़्यादा अगर यूथ पूरी लगा के जाओगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपने पेयजल निगम में कैसी हालात हुई बच्चों की, यूके ट्रिपल एससी की, और टीएचडीसी में जो यूथ पूरी पढ़ के गया उसे कैसे हालातों का सामना करने पड़ा, वो साफ देख सकते। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आने के चांस मैक्सिमम रहेंगे। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है भाई साहब, देखिए, तो इसको डायरेक्ट टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, वहाँ पे नहीं बता रहा हूँ पूरा डिटेल से। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हमारे पास किससे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से देखा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है सी बी बराबर, सी से डिनोट करते हैं के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अजम्पशन में इन टरजागी कंसोलिडेशन, टरजागी के हिसाब से क्या बताना है कि सॉइल इज सैचुरेटेड होती है,
कंप्रेसिव इज वन डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन भी सैचुरेटेड भी होती है, वन डायमेंशन भी होती है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट भी होती है, जो परमेबिलिटी होती है हमारे पास कांस्टेंट होती है। और ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात कर लें हम इसमें ये प्लास्टिक रीअरेंजमेंट को टरजागी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टिक रीअरेंजमेंट को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन को फॉलो नहीं करती है। ये क्या करती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन को फॉलो करती है। टरजागी कौन सी करती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन को फॉलो करती है, ओके। ड्यू टू द शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले, अभी पूछा गया था ड्रेन अनड्रेन्ड क्ले रिसेंटली टीएचडीसी में, कोहेसिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनड्रेन्ड क्ले किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए हो जाती है। शेयर फेलियर ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस व्हेन, जो शेयर फेलियर होता है वो कहाँ पे हमारे पास विफल होती है, अपरूपण यानी कि शेयर, जहाँ पे क्या होता है एंगल बहुत ज़्यादा होता है, वहीं पे हमारे पास शेयर फेलियर देखने के चांस होते हैं। यानी कि द एंगल ऑफ ऑब्लिक इज मैक्सिमम, कोण झुकाव अधिकतम होता है, इसका करेक्ट आंसर। अब हमारे को कुछ बीएमसी के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो कह रहा है जिप्सम इजाब, जिप्सम क्या है, एक जिप्सम क्या होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। सबसे पहले कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक होती है जिप्सम, पहली बात। और दूसरी बात ये केमिकली प्रेसिपिटेटेड होती है। कैसी होती है, केमिकली होती है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ग्रेनाइट का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, कितने एग्जामों में पूछा गया है ना जाने। ग्रेनाइट का एग्जाम्पल हो गया इग्निशियस रॉक, इस ग्रेनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ इसमें अलग अलग तरह के देख लेते हैं हम क्या क्या एग्जाम्पल, दो चार एक और ले लेते हैं। इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल जो होंगे सेनाइट, जो पूछे जा सकते हैं, डोलोराइट और गैब्रो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इग्निशियस के एग्जाम्पल हो गए, सेनाइट, डोलोराइट एंड गैब्रो, ठीक है। ये इग्निशियस के एग्जाम्पल हो गए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम सबके ऑप्शन करते रहेंगे, ओके। मार्बल इज एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल का एग्जाम्पल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल का एग्जाम्पल बन जाता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटिव कुछ बातें कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन क्या हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, देखिए मार्बल होगा, ठीक है, नीस हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मार्बल, नीस और क्वार्ट्जाइट हो सकता है, ठीक है एग्जाम्पल। इग्निशियस की तो आपको पता ही है, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ठीक है, स्नाइट हो गया। सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल भी बता देते हैं हम हाथों हाथ, ठीक है। इसके लाइम स्टोन हो गया, सेल हो गया, ठीक है, लाइम स्टोन, सेल, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर टिम्बर पेंटिंग इज, अब टीएचडीसी में एक और क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाया है, रिसेंटली 31 तारीख के एग्जाम में आया था, जिसने भी एग्जाम दिया होगा। अभी अभी मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन फिर बताए हैं, कल भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बताए थे, यानी कि 8 क्वेश्चन 2 सीरीज से आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, अगर यकीन ना हो जिसने पेपर दिया हो उनसे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, टिम्बर में कौन सी पेंटिंग करेंगे, वहाँ पे वाइट लीड पेंटिंग करेंगे, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लीन सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज फास्टर एंड टाइम, क्लीन सीजनिंग इज द बेस्ट सीजनिंग। ये कैसी होती है, बेस्ट सीजनिंग होती है। एक सीजनिंग दो तरह की होती है, नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। अब आर्टिफिशियल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लीन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सीजनिंग, क्लीन सीजनिंग,
कई तरह की सीजनिंग होती है, तो ये हमारे पास 10 से 20 दिन में क्लीन सीजनिंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि भट्टों में क्या करते हैं हम, सीजनिंग। सीजनिंग मतलब क्या होता है कि उसका रस को सुखाना। क्या होता है सीजनिंग मतलब, क्या होता है, जो हमारे पास पेड़ में जो रस होता है, ठीक है, पेड़ में जो रस होता है, ताजे पेड़ में रस होता है, इस रस को क्या होता है, सुखाना। जो रस होता है, इस रस को सुखाना। अब क्लीन में भट्टे में डाल देंगे, वो 10 से 20 दिन में इसको सुखा के अच्छा कर देगा, यानी कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। ये देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ पर फिर टीएचडीसी में हमारे पास पूछा गया, यानी कि 9 क्वेश्चन मैंने आपको कल और आज में दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे रहे और कहाँ से आए। ये देखिए यूपी के एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बना रखी, उस वीडियो को देख लो कहाँ से तैयारी हो सकती है। अभी मैंने आज ही डाल रखी वीडियो, यानी कि ये वीडियो कल होगी तो आपको कल वीडियो की दिख जाएगी, ओके। तो ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉस्ट। ड्राई रॉट क्या काम करती है, तो वो काम करती है लैक ऑफ वेंटिलेशन का काम करती है, तो ड्राई रॉट, ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन ऑफ रिमूविंग नॉट्स फॉर टिम्बर, सैप फ्रॉम टिम्बर, रफनेस ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग किस लिए करी जाती है, ताकि उसकी सैप ऑफ टिम्बरिंग करी जाए, ठीक है, उसका रस को जो अगर निकाला जाए, इसलिए हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करा जाता है, ओके। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करके जाइए, ओके, कुछ ना कुछ करके जाइए। फिर बात कर ले द डायमीटर ऑफ पिन नॉट इज अबाउट 7.5 mm, 4.5 mm, 6.5 mm या 12 mm। तो हम कुछ नॉट के बारे में देख लेते हैं। नॉट मतलब क्या होता है, गांठे, ठीक है। पिन मतलब क्या होता है, बहुत छोटी सी गांठे, छोटी, ठीक है। तो हम इसके टेबल देख लेते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम पिन नॉट सबसे ज़्यादा छोटी होती है, वो अंडर 12 mm, अंडर 12 mm तक होगी। बात कर लें स्मॉल नॉट, उससे थोड़ा सा बड़ी 12 से 20 mm। फिर उससे थोड़ा बड़ी मीडियम नॉट 20 से 40 mm। बात कर ले लार्ज नॉट की, तो कितनी होती है 40 mm, इसको लिया जाता है, ओके। तो हम इसमें देखें पिन नॉट किसके mm है, किसके अंडर में आ रही है, तो ये 12 mm के अंडर में आ रही है, तो 6.5 mm पिन नॉट हो जाएगी। इसकी रेंज में आ रही है, 12 से 20 की रेंज में तो नहीं आ रही ना, 12 से कम की रेंज में आ रही, तो 7.5 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिन नॉट इज अबाउट, पिन नॉट इज अबाउट, पिन नॉट इसका गाइस अभी कुछ कंफ्यूज है, क्योंकि 12 mm भी पिन नॉट का डाया देख रहे हैं हम, 12 mm तक हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 12 mm ही होगा, ठीक है, 6.5 mm नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर 12 mm। कई बुकों में 6.5 दिया है, आप इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है, चेक कर सकते हैं। द डेविएशन of the fiber and discontinuous of hoot is called of grain, sapwood, pith या knots। तो discontinuous fiber ये तो बच्चा बच्चा जानता है, knots हो गया। फॉर फीलिंग, अब देखिए टीएचडीसी में फिर मैंने आपको 10 क्वेश्चन, दो सीरीज से 10 क्वेश्चन, ओनली दो सीरीज आज और कल की मिला के 10 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने। टीएचडीसी 80 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन मैंने इसी से दिखा दिया आपको, ओके। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता भी नहीं होगा ये सीरीज। अब आप कह रहे हैं कि यूथ तो हम भी लगा लें, लगा लो, जिसको लगानी है यूथ ना देखें सेशन, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी देख रहा है, ठीक है, वो तो आप लोगों का सपोर्ट है कि मुझे इतना तक पहुंचा दिया आपने, जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं थोड़ा बहुत, जितनी भी कर रहा हूँ। द फीलिंग क्रैक इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन इज। आपको यकीन ना हो, इसका स्क्रीनशॉट के उस स्टूडेंट को भेजो, अपने दोस्त को भेजो जिसने पेपर दिया है वहाँ पे, जिसका खुला है वो, ठीक है। फॉर फीलिंग क्रैक इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन इज प्लास्टिक बिटुमिन बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, प्लास्टिक बिटुमिन, ओके। इसके कुछ डिटेल में देख लेते हैं हम, आया था पेपर में। तो
अब कटबैक की बात कर लें तो कटबैक क्या होता है? कटबैक हम इसको डामर में डालते हैं, यानी कि बिटुमिन में हम क्या करते हैं, कटबैक को डाला जाता है जिसकी उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कि वो पतलापन बन जाता है, पतला होने के लिए। क्यों? इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इसको ठंडों में यूज़ कर देते हैं। जैसे वहाँ पे क्या होता है, ठंडों में डामर क्या होता है, यानी कि बिटुमिन होता है, वो टाइट हो जाता है, तो इसको डालते ही वो पतला एक गर्म पानी की तरह काम करता है, ये हमारे पास कटबैक बिटुमिन, ओके। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फीलिंग ऑफ क्रैक बोला तो प्लास्टिक बिटुमिन इसका करेक्ट है। अब बिटुमिन इमल्सन होता क्या है? इमल्सन, बिटुमिन इमल्सन, ओके, ये भी हमारे पास ठंडों में काम में आता है, ठंडे इलाकों में काम में आता है। इमल्सन इज रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड सब डिवाइडेड इन अनदर लिक्विड इन विच इट इज नॉट सॉल्युबल। ये हमारे पास एक सॉल्युबल तो नहीं है, बट ये रोडों में डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। 40 क्वेश्चन का टारगेट था, 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आप इसको 40 लाइक तो कर सकते हैं ना। 40 क्वेश्चन कर ले तो 40 लाइक तो बनते हैं। 30 क्वेश्चन थे, 30 लाइक बनते थे, बट आपने करे नहीं। 40 क्वेश्चन में 40 लाइक करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करो, वरना डिसलाइक कर दो, साफ सी बात है। एंड इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।